हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की लेटेस्ट एकदम 21-22 वाले एडिशन को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, मतलब ट्रेड रिफॉर्म्स एंड फेमा एक्ट 1999 को डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सही से अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और पार्ट 2 बहुत छोटा सा हो जाएगा और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड रिफॉर्म्स का। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद ओपन नहीं थी, और हमने क्या करा है, हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा है 1991 के बाद। ये बात किसी से छुपी नहीं है और ये बात हमने भी बहुत बार डिस्कस करी, क्योंकि 1991 से पहले हम प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज को फॉलो करते थे कि मतलब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका भला रहे, इसलिए बाहर से जो आ रहा है उस पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना, कुछ ही मात्रा में आना, एकदम ना भर जाना, मार्केट को ना ओपन करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और आती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि जब हमने अपनी मार्केट को, अपनी इकोनॉमी को इन पॉलिसीज़ के माध्यम से लिबरलाइज करा 1991 के बाद, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी कि अब हम चीज़ों के अंदर भी रिफॉर्म्स लेकर आए। ठीक है, पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अब वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के साथ तालमेल बना के चलना था, इंटीग्रेट करना था। ग्लोबलाइजेशन के लिए भी जो रिफॉर्म्स थे उनकी बहुत ज़रूरत थी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेन फीचर्स क्या थे इन ट्रेड रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ के। पहला तो फीचर ये कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोर्ट्स पे हैं उसे यहाँ पे हटाया गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इम्पोर्ट पे जो टैरिफ लगता है उसे कम किया गया। तीसरे नंबर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्कीम लाई गई। ये हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, अभी पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने SEZ के बारे में। उसके बाद कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन करेंट अकाउंट ये रखा गया। सेक्टोरल डीरेगुलेशन कि भैया अब यहाँ पे हर चीज सरकार ना देखे, इसलिए सेक्टोरल डीरेगुलेशन करी गई। कंसेशंस और एग्जम्पशंस दिए गए, सरकार कंसेशन देने लगी चीज़ों पे, एग्जम्प्ट करने लगी कुछ चीज़ें ताकि चीज़ों को बढ़ावा हो ट्रेड वगैरह में। उसके बाद सर्विस एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स को सेटअप करना, AEZ को सेटअप करना, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इसको। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स स्कीम, ये EOU की हमने बहुत अच्छे से सब डिस्कस करा है, EEZ वगैरह को प्लीज पुराने चैप्टर्स देख लीजिएगा। ट्रेडिंग हाउसेस को सेटअप करने लगे, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव लेकर आए और रुपी को भी डिवैल्यूएट करा, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। जैसे कि आप जानते हैं चाइना वगैरह आजकल कर रहा है ना, तो आपको ये बातें हमने पहले भी बताई हैं कि जब हम मतलब कोई भी देश अपनी करेंसी को अगर डिवैल्यूएट करता है तो उसे ट्रेड में फायदा होता है उससे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे हो चुके हैं, अभी फिलहाल हम आपको ट्रेड रिफॉर्म्स बताते जा रहे हैं। और आखिरी में रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि टैरिफ रिफॉर्म्स के अंदर आई और ये उसके कुछ फीचर्स जो हमने डिस्कस करें। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जो हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे तो सब याद आ जाएगा, फेरा एक्ट के बारे में। देखिए, जैसे ही हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है, ओपन करते ही जरूरत थी रिफॉर्म्स की। तो क्या लगता है कि रिफॉर्म्स किसका पार्ट हो गए? रिफॉर्म्स पार्ट हो गए, यही जो हमने ओपन किया था ना अपनी इंडियन इकोनॉमी को, इसका पार्ट हो गए। ठीक है, और यहीं पे ज़रूरत आती है कि हम जो ये फेरा एक्ट था 1973 का, इसे रिपील करने की। तो हमने इसको रिपील भी इसी वजह से किया, ख़त्म भी इस वजह से किया। क्यों? क्योंकि ये जो फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव था, काफ़ी रोक लगाता था चीज़ों पे, और जो रिस्ट्रिक्टिव था और रेगुलेट भी करता था फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को। तो इस वजह से इसको रिपील करने की ज़रूरत भी आन पड़ी हमारे पास में। तो देखिए, हम उस समय इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी हुआ करते थे। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस करा है इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी पे। एकदम सिंपल और छोटी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हम बाकी सारे वर्ल्ड से खुले नहीं थे,
और हम हमेशा अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अपनी डोमेस्टिकली सब कुछ अपने देश के अंदर ही हो, आत्मनिर्भरता टाइप सोच लीजिए। उस समय हम ऐसे हुआ करते थे, हम काफ़ी इंसुलेट करके रखे हुए थे अपने आप को बाकी सारी दुनिया से, बाकी सारे वर्ल्ड से। और उसी वक्त ये फेरा का काम आता था। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है वो उस समय क्या करता था कि फॉरेन करेंसी को डिस्करेज करता था डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। तो ये कुछ कहानी थी, इस वजह से ये उस समय काम आया करता था। अब इस फेरा के अंदर चीज़ क्या थी कि बहुत ही कम ट्रांजैक्शन को परमिट किया गया था, और जो परमिशन मिली भी थी ना वो भी इतनी आसानी से नहीं थी। इसके ऊपर भी पहले अप्रूवल लेना पड़ता था और तभी उन ट्रांजैक्शंस को आप कर सकते थे। और नेगेटिव लिस्ट की तो क्या की बात बताऊं, इतने सारे नंबर ऑफ लार्ज ट्रांजैक्शंस जो थे, भाई लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो थे वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर थे। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप कर ही नहीं सकते हो नेगेटिव लिस्ट में, ऐसे समझ लो कि आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत ही कम ट्रांजैक्शन आप कर पाते थे। क्रॉस बॉर्डर इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिस्ट्रिक्टेड थे, कि मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इधर से सामान आना जाना सब रिस्ट्रिक्टेड था। और भाई इतना अलग थे हम, समझ रहे हो कि हम इतना इंसुलेट थे कि हम बाकी सारे को किसी को ना अलाउ कर रहे थे अपनी इकोनॉमी में आके बेचने के लिए, और ना हम वहां जाके बेच रहे थे। अब यहाँ से कहानी समझिए कि जितनी भी फॉरेन ओन्ड कंपनीज थी, जितनी भी फॉरेन ओन्ड कंपनीज थी, उनको यहाँ पे जो है डेजिग्नेट करा गया था एज फेरा कंपनीज। किन कंपनीज के तौर पे? यही फेरा कंपनीज के तौर पे डेजिग्नेट किया गया था। और सेम तरीके से जो उनका डोमेस्टिक सेक्टर में काउंटर पार्ट्स थे, मतलब इसी तरह की जो कंपनीज आपकी डोमेस्टिक सेक्टर में थी, जैसे कि MRTP कंपनीज। MRTP कंपनीज मतलब किस तौर पे? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये वाला जो एक्ट था MRTP, उसी के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज थी, जो ऐसी फॉरेन ओन्ड कंपनीज की तरह जो डोमेस्टिक सेक्टर में इसी का जो काउंटर पार्ट था, उसे MRTP कंपनीज के तौर पे डेजिग्नेट करा गया था भाई MRTP एक्ट के अंदर। अब एक्ट खुद ही कहता है MRTP, मतलब फुल फॉर्म मैंने बताया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो ये क्या हुआ MRTP कि भाई यहाँ पे कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली ना जमा पाए। डर ये था ना कि ऐसा ना हो कि जनता को, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करे कोई भी कंपनी, तो कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जो कंपनीज थी ना, इन सारी कंपनीज को उनके एक्ट के हिसाब से ही प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता था, और इस तरह से रेगुलेट करते थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सिटीजन्स को, कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस कोई भी करें। क्योंकि हम भैया ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और हम छाछ भी फूक फूक के छोड़ो उसमें 2 किलो बर्फ डाल के पी रहे थे। ऐसा बुरा झटका खाया था फॉरेनर्स से हमने, यूरोपियन से। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है, ये जो आपका फेरा एक्ट था, इसके अंदर कुछ और पावर्स भी थी। पावर्स ये थी कि टू ट्राई आउट क्रिमिनल केसेस ऑफ वायलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। अगर भैया कोई वायलेशन होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस में, तो भाई ये ट्रायल कर सकता था उसका, मतलब ये ऐसे क्रिमिनल केसेस को का ट्रायल भी इसके हाथ में था। इसलिए टुवर्ड्स ग्रेटर ओपननेस एंड एज अ पार्ट ऑफ मेजर trade sector reforms, FERA was repealed and a new Foreign Exchange Management Act was enacted in 1999। अब भैया हुआ क्या कि इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था ये फेरा एक्ट, तो थोड़ा सा ओपन करने के लिए इकोनॉमी को, और थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, कि रिफॉर्म्स वगैरह लाने के लिए एक नया एक्ट लाया गया। इसको रिपील कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा को रिपील कर दिया गया, और एक नया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया। अब ये रेगुलेशन की जगह क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया, जिसे क्या कहने लगे? फेमा। अब ये एक्ट कब लाया? स्टार्टिंग में हम जब चैप्टर पढ़े हैं तो हमने देखा 1999 में से लाया गया, और थ्रू विच, जिसके माध्यम से रेगुलेशंस वगैरह जो है अब ये थी कि भाई मैनेजमेंट होगा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का इसके थ्रू। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अब हम इसको फेमा बोलेंगे। अब ये जो फेमा था, ये जो एक्ट था, ये ज़्यादा लिबरल था। इसने कहा कि आप ट्रांजैक्शंस करिए, इसमें आपको हम कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर आपके ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। और जो है कह सकते हैं जो नेगेटिव लिस्ट थी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की, उसे भी यहाँ इसने कम करने की कोशिश करी, ठीक है। मतलब बेसिक आइडिया आप समझ रहे हो क्या चीज़ थी? इस एक्ट को लाने का आप समझ रहे हो क्या है कि भाई अब हम इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं,
इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं। तो इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारी ये कोशिशें हैं कि हम ग्रोथ को इनकरेज करेंगे, समझे, और हम परमिशन देंगे। अब हम प्रिवेंट नहीं करेंगे, प्रिवेंट की बजाय परमिट करेंगे चीज़ों को। इसने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस भी इजी बनाई, जो कि क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज होते हैं ना, कि इधर से उधर पैसा आ जा सकता है। तो भाई ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी इजी बनाई, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तभी तो बाद में हमारे एफडीआई वगैरह आए हैं ना, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए था। और ये क्लियर सिग्नल था कि अब हम इंसुलेशन को कम करना चाहते हैं, अब हम बाकी दुनिया के साथ, देश के साथ मिल के चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी कहानी थी। अब इसके साथ और भी चीज़ें हो रही थी साथ में भाई। एग्जिम पॉलिसीज एग्जिम पॉलिसीज ने ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा लेवल की कस्टम ड्यूटी इंडिया लगाता था, उसे अब कम करा जाने लगा था उसके अंदर, ताकि क्या हो कि भाई ड्यूटी कम लगेगी तो इम्पोर्ट होगा हमारे देश के अंदर ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद ये जो MRTP एक्ट मैंने बताया, MRTP एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया और फेरा एक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। इन दोनों को ख़त्म करके यहाँ पे जो फेरा कंपनीज का नाम था और जो MRTP कंपनीज का नाम था, है ना, ये कह रहे थे ना कि भैया ये फेरा कंपनीज है, फॉरेन वाली कंपनीज है, और ये जो डोमेस्टिक है उनका काउंटर पार्ट है उसे MRTP कंपनीज कहेंगे, ये सब भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, ये एक्ट खत्म हुए तो इसके साथ ही जो कंपनीज को इन्होंने अपना नाम दे रखा था वो भी खत्म हो गया। और अब कहाँ क्या होने लगा कि अब स्ट्रॉन्ग फोकस जो है मैनेजमेंट पे पड़ने लगा, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, कि फॉरेन एक्सचेंज को अच्छे से मैनेज करा जाए, इस बात पे फोकस आने लगा। ये हुआ कि भाई हम अब जो पहले फेरा एक्ट के अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता था, उसके अंदर पावर थी। अब जो क्रिमिनल ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए था वो किसको दे दिया गया, एक अलग बॉडी को दे दिया गया ये काम भाई। उसका नाम था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी को यहाँ बनाया गया, और ईडी को ये काम दे दिया गया कि अब आप ट्रायल करोगे ऐसे केसेस का जो कि क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज को लेके जो भी है यहाँ पे। क्लियर? इसलिए जो ये फेमा एक्ट था, FEMA मैनेजमेंट एक्ट वाला, है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसने यहाँ पे आप कहो तो 3 बड़े बड़े ब्रॉड एरियाज को कवर कर रखा था, और इनको हम यही एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो रुपी कन्वर्टिबिलिटी, इसने इसको कवर करा। दूसरा जो इसने कवर करा वो इसने एक सेपरेट ईडी, ये बॉडी मैंने आपको बताई ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक सेपरेट जो है सेटअप करा ईडी को, जो कि क्या करता, यहाँ पे ये बॉडी ट्राई आउट करती क्रिमिनल ऑफेंसेस को फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। और तीसरे इसने सबसे बड़ा काम क्या करा कि बोरोइंग्स बाय कॉरपोरेट सेक्टर। तो 3 फील्ड में अगर आप कह सकते हो कि पूरा इन 3 एरियाज को इसने कवर करा। तो जैसे कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आए, और जैसे कि फेरा और को यहाँ पे रिप्लेस करा गया फेमा से। तो ये आप देखते हो कि भाई ये एक मेजर एस्पेक्ट है ट्रेड रिफॉर्म्स का। और ये क्या दिखाता था, ये दिखाता था कि अब हम चीज़ों को रिलैक्स कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर इनफ्लो हो, चीज़ें आए। अब हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को हमने ओपन कर दिया है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, मतलब सिर्फ रेगुलेशंस को नहीं हटाया गया है, बल्कि अब रेगुलेशन को हटा के हम मैनेजमेंट कर दिया गया है, समझे। अब सरकार जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट जो आउटलुक है वो टूवर्ड्स है फॉरेन करेंसी, डिस्करेज नहीं कर रहा है। कुछ दूसरे एरियाज जो ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स के थे, द एरियाज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और साथ में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को लेके भी, वो हम आगे अपने आप डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमने आपको मोटा मोटा पूरा ओवर दी व्यू एक कहानी की तरह दिया, और किताब के हिसाब से भी लाइन बाय लाइन आपको समझाया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला एरिया है, ये 3 ब्रॉड एरियाज को इसने कवर किया था। तो पहला था उसमें से रुपी कन्वर्टेबिलिटी। आइए समझते हैं इस कन्वर्टेबिलिटी का मतलब, और फिर जानते हैं और चीज़ों को। तो कन्वर्टेबिलिटी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें किसी और चीज़ में हम कन्वर्ट कर दें तो उन्हें कन्वर्टेबिलिटी बोलेंगे। तो एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर हम देखें, तो अगर हमें आज़ादी मिले कि हम किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की आज़ादी मिले, तो आप किस माहौल में ये ज़्यादा प्रेफर करोगे, ओपन माहौल में या क्लोज्ड माहौल में? देखिए, एक ऐसे समझाना चाह रही हूँ कि आप अपने आसपास की चीज़ों से ही सीख लो। देखो, जब चीज़ें ओपन होती हैं तब कन्वर्टेबिलिटी ईजिली हो जाएगी, और अगर कोई क्लोज चीज़ है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो कैसे ही आप कन्वर्टेबल चीज़ों को कर पाओगे। तो वही चीज़ उठा के यहाँ पे रख लो। तो एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे कन्वर्टेबिलिटी को देखें तो ये ओपन इकोनॉमीज के साथ ज़्यादा जाती है, और क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ इतनी इसकी रेलिवेंस नहीं है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है।
और अब मतलब क्या होता है कन्वर्टेबिलिटी को, ये भी समझ लेते हैं। मतलब ये समझ लो कि जब हम फॉरेन करेंसी को होम करेंसी की तरह ही जो है वो ट्रीट करते हो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग के लिए। एक तरह से ऐसे समझो कि बहू को बेटी मान रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं रख रहे हैं। क्लियर? जब सरकार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करती, कुछ नहीं पूछती कि कहाँ खर्चा कर रहे हो, क्यों एक एक जो करेंसी को आप दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो तो कहाँ खर्चा हो रहा है, और वाई का सवाल पूछती ही नहीं है, और फ्रीली फ्रीली जैसे होम करेंसी जो है अवेलेबल है, वैसे ही फॉरेन करेंसी भी अवेलेबल हो जाए, तो समझ लो ये कन्वर्टेबल करेंसी है या एक कन्वर्टेबल इकोनॉमी है। अब हम ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको समझाएंगे कि आखिरकार कन्वर्टेबिलिटी है किस बारे में। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आएगा वो ये कि जितने भी रेसिडेंट्स हैं देश के अंदर, मतलब जो लोग देश के अंदर रह रहे हैं, उनको इस बात की आज़ादी हो कि आप होम करेंसी या फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बाय बैंक अकाउंट्स, इनको आप मेंटेन कर सको। दूसरा ये कि भाई फ्रीडम हो, आज़ादी हो रेसिडेंट्स को कि आप रेमिट कर सको आउटसाइड द कंट्री, मतलब आप कंट्री के बाहर भेज सको पैसा वगैरह। तीसरे नंबर पे आज़ादी हो रेसिडेंट्स को कि आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सको। ठीक है, कोई बंदा चाहे तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में भी अपने आप मतलब अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सके। चौथे नंबर पे कि फ्रीडम हो टू डोमेस्टिक कंपनीज टू बोरो फंड्स ईदर फ्रॉम द डोमेस्टिक और फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स। इस चीज़ की आज़ादी हो डोमेस्टिक कंपनीज को कि वो फंड्स वगैरह उधार ले सकती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से ले और चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट से लें। उसके बाद फ्रीडम हो कंपनीज को कि आप जो है वो शेयर्स या बॉन्ड्स को ओवरसीज मार्केट में इशू कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू देयर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। जो उनके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उनके हिसाब से चलें चीज़ें, लेकिन शेयर्स या बॉन्ड्स को ओवरसीज मार्केट में भी ये क्या कर सकें, इशू कर सकें। उसके बाद कि फ्रीडम हो डोमेस्टिक कंपनीज को ग्लोबल ऑपरेशन के लिए हर जगह पे डोमेस्टिक कंपनीज ऑपरेट कर सकें, और साथ में जो है अक्वायर कर सकें कंपनीज को जो बाहर है, मतलब ओवरसीज कंपनीज को भी अक्वायर कर सकें। उसके बाद फ्रीडम हो कि भाई ट्रांजैक्शन किसी भी करेंसी में करा जा सके, किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन करा जा सके। उसके बाद फ्रीडम हो कि ग्लोबली कहीं पे भी इन्वेस्ट करा जा सके। ठीक है, ग्लोबली कहीं पे भी इन्वेस्ट करा जा सके। और आखिरी में फ्रीडम हो टू एक्सचेंज करेंसीज जस्ट लाइक कमोडिटीज अक्रॉस द काउंट। ये कुछ बातें हैं जो दर्शाती हैं स्पेसिफिकली कन्वर्टिबिलिटी क्या है। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे हमारी यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, यूरोप हो गई, इनकी जो है वो कन्वर्टेबल करेंसी है, और ये आराम से ईजिली एक्सचेंज हो जाती है दूसरी करेंसीज के साथ में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसे आप यूज़ कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए भी या दूसरे किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड। अब बात आती है, यहाँ एक सवाल आपके मन में उठा होगा कि मैम आखिरकार ये कन्वर्टिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी ओपन इकोनॉमी के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि जब आप ओपननेस को और बढ़ाते हो, अपनी इकोनॉमी को ओपन और करते हो, तो होता ये है कि ट्रेड और कैपिटल ये इधर से उधर इनफ्लो और आउटफ्लोज का बढ़ जाता है। और अगर मान लो कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, भैया आपने दूसरे देश में भेजा, दूसरे देश से सामान आया, तो अगर कन्वर्टिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, बीच में रोड़ा अटकेगा, हिंड्रेंस होगा, और आराम से स्मूथ इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो पाएगा। वो कहेगा हमको मेरे करेंसी में पैसा दो, आप कहोगे नहीं मेरी ले लो, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि बहुत फालतू का डिले होगा कन्वर्जन में, और इतना ट्रांजेक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी कन्वर्जन की, ये क्या बताए। दूसरे लेवल पे बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए कन्वर्टेबल करेंसी ये एक्सेप्टेबल है इन नॉन कन्वर्टेबल इकोनॉमी, जैसे कि यूएस डॉलर है ना इंडिया के अंदर, तो ऐसी कन्वर्टेबल करेंसी जो है वो एक्सेप्टेबल है किसी नॉन कन्वर्टेबल इकोनॉमी में, बट एक नॉन कन्वर्टेबल जो करेंसी है ये एक्सेप्टेबल नहीं होती कन्वर्टेबल इकोनॉमी में। जैसे कि आप बहुत सिंपल और बहुत ही आसान एग्जाम्पल ये है कि देखिए डॉलर हमारे यहाँ तो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन क्या हमारा रुपीस जो है वो डॉलर वहाँ पे यूएस में एक्सेप्ट होता है, नहीं। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी इंपॉर्टेंस ये है कि फिर अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई जब हमारी होम करेंसी बढ़ने लगती है, देश में नाम आने लगता है, तब उसे ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, जैसे आज डॉलर को मिली हुई है। चौथा ये कि
इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के टाइम पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ये आप देख सकते हो एक ग्रोइंग मैच्योरिटी के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के तौर पे इकोनॉमी के, और इनकी एबिलिटी दिखाता है कि आप कैसे, अगर कोई एडवर्स ग्लोबल फॉल आउट होता है तो आप खड़े रहते हो, उस जगह पे आप स्टैंड करते हो। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं। ये भी माना जाता है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, कि भाई अगर मान लीजिए आप कह दोगे कि हम डॉलर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, हम कन्वर्टेबल नहीं करेंगे डॉलर को तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा ज़्यादा। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है कन्वर्टेबिलिटी। इसमें कॉन्फिडेंस सरकार का रिफ्लेक्ट होता है कि कन्वर्टेबिलिटी की वजह से कोई जो है आउटफ्लोज नहीं होगा फ्रॉम द इकोनॉमी, तो यहाँ से नहीं जाएगा, ये सीन है। आई रहे ज़्यादा रहा नहीं। उसके साथ इकोनॉमीज जिनमें कन्वर्टेबल करेंसीज होती हैं, इनकी बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं एफिशिएंसी के, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेप्थ प्रोवाइड करती हैं अपने फाइनेंशियल सेक्टर को, और इन्हें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज के तौर पे देखा जाता है कि भाई बहुत ही अच्छी हैं। उसके साथ कन्वर्टेबिलिटीज जो है ये अलाउ करता है कि भाई आखिरकार इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, इसको यहाँ पे टेस्ट करना, कि भाई ये अगर मान लीजिए अगर बात आती है कि ग्लोबल इंटीग्रेशन की, तो हर एक इकोनॉमी यहाँ पे जो है वो कितनी मजबूत है अपने उसमें। उसके साथ यहाँ पे ये डिस्पेलिंग द फियर फैक्टर, देखो भाई जो ये डर है ना, ये डर को भी खत्म करता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, सरकारों के दिमाग से में होता है अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, तो इस डर को भी हटाता है। और ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूएस और यूरोप, इनको मैंने बताया आपको कि इनकी भी कन्वर्टेबल जो है करेंसी ही है। तो ये कुछ बात है, तो ये तो तारीफें कर दी। अब बात आती है कि क्या आखिरकार पॉसिबल फॉल आउट्स हो सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ अच्छी तो नहीं होती ना, तो कुछ चीज़ें दिक्कत भी होती हैं, तो क्या फॉल आउट हो सकते हैं वो समझाती हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि जितनी भी क्राइसिस हिडन इकोनॉमीज़ हैं पिछले पास्ट में, इतिहास में जितनी भी क्राइसिस हिडन इकोनॉमीज़ रही हैं, इनके पास जो है, इनके पास कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी थी, और सारी जो कन्वर्टेबिलिटी थी, इसी ने ही इकोनॉमी को एक्सपोज कर दिया, मतलब ये बिल्कुल खुल के रख गई, अब पूरी कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी थी। अब कुछ ऐसे समझो कि अब आपने कहा जो आपके पास पैसा है वो आप सोने में भी कन्वर्ट कर देंगे, आप डॉलर में भी कर देंगे, आप यूरो में भी कर देंगे, तो ऐसे करते 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 आपका पैसा सारा का सारा सबने देख लिया, और सब आपका पैसा गया चला, और आप हो गए बर्बाद। समझे। तो यही पास्ट में देखा गया है कि जो कंप्लीट कन्वर्टेबल इकोनॉमीज होती हैं, ये इन्हें रिस्की बनाती है, स्पेशली एडवर्स जो ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसमें। अब दूसरा जो खतरा है इस कन्वर्टेबिलिटी का, इसे हम डच डिजीज का जो डर है ना, ये इस नाम से जानते हैं। अब डच डिजीज क्या है, क्या ये कोई डिजीज है, किसी वायरस से होता है? नहीं भाई, डच डिजीज का जो टर्म है ये कॉइन किया गया था 1977 में, जब डिस्कवरी हुई थी ना ऑयल की नीदरलैंड्स में, उस समय की बात है। कुछ समझा देती हूँ डच डिजीज के बारे में जो किताब में नहीं है। देखिए, ये एक तरह से आप क्या कर रहे हो, डच डिजीज के थ्रू आप एक शॉर्ट तरीका है डिस्क्राइब करने का कि एक अच्छी न्यूज़, जैसे कि मान लो कि ऑयल, एक बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स की अगर डिस्कवरी हुई किसी कंट्री के अंदर, तो ये अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये जो है ये गुड न्यूज़ जो है, ये कंट्री की जो ब्रॉडर इकोनॉमी है उसके लिए हार्मफुल बन जाती है। जैसे कि करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट में कमी आ जाएगी, ड्रॉप हो जाएगा एक्सपोर्ट, और जॉब्स वगैरह यहाँ पे लॉस हो जाएंगी दूसरे कंट्रीज की, टू अदर कंट्रीज। तो ये कहानी होती है कि मतलब जो एप्रिसिएशन होता है करेंसी के अंदर उस पर्टिकुलर कंट्री का, वो अफेक्ट करता है उनके मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट को, और इस वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कहानी। तीसरा क्या जो है इससे डर है, खतरा है, वो ये कि जो इंस्टेंस है मॉनेटरी पॉलिसी के, ये बदलते रहते हैं। अब जब जैसे जैसे यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी आएगी, तो भाई चीज़ें भी तो मॉनेटरी पॉलिसी में बदली जाएंगी ना, ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। तो ये जो मैनेजिंग है, ये जो मैनेजमेंट हो रहा है, जिसे रिफर करा जाता है एज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल और ट्रिनिटी। ठीक है, इसे बोलते हैं, इस मैनेजिंग को रिफर करा जाता है एज द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ऑफ ओपन कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज रेट एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। और सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पे बेस्ट
कैन एट बेस्ट मैनेज 2 बट नॉट 3। सेंट्रल बैंक जो है वो 2 तो बहुत चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकता है, लेकिन 3 मैनेज करना उसके लिए मुश्किल होता है। फिर समझ रहे हो ना आप इस बात को कि मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे क्या करा जाता है, इसमें चेंजेस लाए जाते हैं ताकि इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज कर सकें, और इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। मतलब अब 3 चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। 3 चीज़ों कैसे कि भाई एक तो ओपन कैपिटल अकाउंट हो गया, दूसरा एक्सचेंज रेट हो गया, और तीसरा इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। तो सेंट्रल बैंक 2 चीज़ों को तो मैनेज कर लेगा, लेकिन तीसरी को बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथी दिक्कत क्या है? चौथी दिक्कत ये है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फ्लोज होता है, मतलब कंट्री के अंदर यहाँ मान लो पैसा आ रहा है, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी का इशू हो गया कि मार्केट में बहुत पैसा बढ़ गया। और मार्केट में जब पैसा बढ़ता है तो हमने आपको बताया था ना कि व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, देन इट रिजल्ट्स टू इन्फ्लेशन। तो उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलता है, और इससे ग्रोथ अफेक्ट करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो अच्छा है किसी भी इकोनॉमी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेशन तो बहुत खराब है। उसके बाद पांचवा जो डर है, वो डर ये है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि एक जो पर्टिकुलर कंट्री है वहां से कैपिटल जाने लग जाए, और ये बहुत डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है अपने नेचर में, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है इकोनॉमी को। और अगर मैं आखिरी में आपको बताऊं तो एक वन वे जर्नी है, एक तरफा जर्नी कह लीजिए, कि जिससे कोई भी स्कोप नहीं बचता कि हम वापस लौट के आ सकें उस जगह पर। ठीक है, एक बार इस सफ़र की शुरुआत हो गई तो इट विल ऑल्सो नो हैव टू बी कंप्लीटेड। एक बार शुरू कर दिया सफ़र तो कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, वापस नहीं कर सकते, बैक गियर इसमें नहीं लगेगा। तो ये बीच में आप नहीं छोड़ सकते, ये जो है इस वजह से बीच में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पॉसिबल रह ही नहीं जाता है कि हम लीकेजेस को प्रिवेंट कर सकें डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ऑन कैपिटल फ्लोज। ठीक है, कि भाई कैपिटल की जो फ्लो है उस पर भी कंट्रोल कर लें, लीकेजेस भी प्रिवेंट कर लें, ये पॉसिबल नहीं रह जा पाता। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं। अब देखिए, बात आती है कि कन्वर्टेबिलिटी करने के लिए क्या बेसिक जो है प्री कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो मुश्किल है कहना कि आखिरकार भाई क्या प्री कंडीशन हो, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव होती है नेचर में, उसके साथ ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी अलग अलग होती है, डिफर करती हैं, तो हम डेफिनेशन के तौर पे तो नहीं बता सकते। बस सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, समझो सरकार कितनी हिम्मती है, सरकार का कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, इस पे डिपेंड करता है कि सरकार जितना कॉन्फिडेंस लेवल रखती है अपने खुद के लोगों के ऊपर, अपने पीपल के ऊपर और स्टेट के ऊपर इकोनॉमी की, ये उस कॉन्फिडेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। हालांकि अलग अलग कंट्रीज से एक्सपीरियंस करके हमने, जिनके पास कन्वर्टेबल करेंसीज थे उनसे एक्सपीरियंस करके, और साथ में जो क्राइसिस हिडन इकोनॉमीज थी उनका भी एक्सपीरियंस लेके हमने कुछ यहाँ पे फंडामेंटल्स टू कन्वर्टेबिलिटीज जो है बनाए हैं, उनके बारे में आइए आपको बता देते हैं। मतलब हमने नहीं बनाए हैं, हमको बस समझ लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है, इकोनॉमी शुड बी सस्टेन्ड अपवर्ड ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमीज जो कन्वर्टेबिलिटी की तरफ देख रही हैं या जो है एंटर कर रही हैं इस चीज़ में, उनके लिए क्या हो कि वो जो अपवर्ड ग्रोथ है उसको दर्शा रही हो, बहुत टाइम से अपवर्ड ग्रोथ हो रही हो उनके अंदर। दूसरी बात अगर हम करें तो एक्सपोर्ट जो है उसमें बायंसी के साइन दिख रहे हैं, मतलब ये प्राइमरी से अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तरफ बढ़ रहा हो, इनके यहाँ का एक्सपोर्ट तब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तीसरे नंबर पे इन्फ्लेशन लेवल ऐसा हो जो मैनेजेबल हो, समझे, मतलब इकोनॉमीज को इतना कॉन्फिडेंस हो अपनी खुद की एबिलिटी पे कि आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे इन्फ्लेशन को, उनके पास इतनी अच्छी पॉलिसीज हो कि भाई उस पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके। चौथे नंबर पे क्या कि इंटरेस्ट रेट जो आपके हैं वो ग्लोबली अलाइंड है, मतलब जो इनफ्लो होगा आपके यहाँ और जो आउटफ्लो होगा आपके यहाँ से, ये जो इंटरेस्ट रेट होंगे वो न्यूट्रल होंगे। अगर आप इनफ्लो पे लगा दो हॉक के जो है इंटरेस्ट रेट, तो सारे के सारे वापस भाग जाएंगे, जो हमारे देश के साथ अभी रिसेंटली हुआ भी था। उसके बाद पांचवें नंबर पे ऐसा होना चाहिए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे कैपिटल इनफ्लो सपोर्ट कर रहा हो, या हाई करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसकी वजह से एक्सटर्नल बोरिंग ना हो रही हो। जैसे हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था ना कि अगर बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो सरकार एक्सटर्नल बोरोइंग करती है जब अपने यहाँ से नहीं मैनेज कर पाती, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे अच्छा इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा है।
छठे नंबर पे ये है कि मैनेजेबल लेवल्स हो फिस्कल डेफिसिट के, मतलब सरकार जो है वो फिस्कल डेफिसिट उनका कम ही हो, समझे। ऐसा ना हो कि लो भैया आमदनी 98 और खर्चा 10 रुपया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और वो बाकी के 9.5 रुपया को इकट्ठा करने के लिए कर्जा मांगते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमीज के पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम एक्सटर्नल डेप्थ को सर्विस कर सकते हैं थ्रू एक्सपोर्ट अर्निंग्स, मतलब जो भी हमने बाहर से कर्जा लिया है और जो हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाएंगे उससे हम उस कर्जे को लौटा सकते हैं। और उसके बाद ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है स्पेशली बैंकिंग, इनकी अच्छी खासी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, मैच्योर कॉम्पिटिटिव हो, और इनके पास बहुत ही डेप्थ टू आपका डेप्थ टू एसेस और एक्सेस हो, और आप कह सकते हो कि रिस्क वगैरह ये जो है ऐसा कुछ हो कि रिस्क वगैरह को ये झेल सकें, मिटिगेट कर सकें, रिस्क वगैरह जो है वो झेलने की पहले से इनके पास चीज़ें हों। इसके साथ इनके पास जो है एक प्रॉपर कह सकते हो प्रूडेंटिंग लर्निंग हो, ये ऐसा भी ना हो कि भाई एक्सपोज ना हो कि लो पकड़ो किसी भी टाइम पे इनके ऊपर खतरा लहरा रहा है कि जो भी आया और पैसा लेके भाग गए ये डूब जाएंगे, ऐसा भी ना हो, है ना। ये अतही का पैसा दे दिया उसके बाद डूबने की नौबत आ गई। और आखिरी में इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन्होंने शुरू कर दिया, है ना, देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लग गए हो, ओपन हो गई हो, है ना, कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटिव हो गई हो, एफिशिएंट हो, मार्केट डिटरमाइंड हो, प्रोडक्टिव डोमेस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आप समझ रहे होगे घूम फिर के बाद 2-4 पॉइंट्स ही हैं, अब इतने तरह से बता दिए गए हैं इस किताब के अंदर की क्या बताया जाए, हर एक एंगल में रख दिया गया है। तो क्या स्टेटस है कन्वर्टिबिलिटी का इंडिया के अंदर, बात आ गई, मुद्दे की बात आ गई कि क्या स्टेटस है कन्वर्टिबिलिटी का हमारे देश भारत के अंदर। देखिए इंडिया के जो एफर्ट है कन्वर्टिबिलिटी को लेके, ये बहुत सोच समझ के काम हो रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, बहुत अच्छे से सोचा गया इसके ऊपर और धीमे धीमे हुआ है। और ये 1994 से इसकी शुरुआत हुई, 1994 से हुई, वन से कंफ्यूज मत करिएगा, उस समय हमने लिबराइज करी थी इकोनॉमी, ठीक है। शुरुआत हुई 1994 से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये पूरा को पूरा एकदम ऑर्डर में बता पाएँ कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, है ना? और ये कह सकते हो, बट देयर हैज़ नो फॉलआउट्स इन द जर्नी सो फार, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें इसके कुछ नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस देखने को मिले। आज का स्टेटस मैं बताऊँ तो कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी करंट अकाउंट के अंदर इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया ये चल रही है। ये समझो, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, बहुत डीपली पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी का जो स्टेटस चल रहा है, तो कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी अभी हमारे यहाँ है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। बट जो कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट की जो कन्वर्टिबिलिटी है उसमें कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी यहाँ उसके अंदर जो है वो कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, बट नॉट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। कन्वर्टिबिलिटी जो करंट अकाउंट के ऊपर है वो इस तरह से इंप्लाई करी जाती है कि जो एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर यहाँ पे हो सकती है। ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसीज में होंगे ये अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसमें कोई रोक टोक नहीं, आराम से हो सकते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड है, और इनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही किसी भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई है कोई रिस्ट्रिक्शन और ना ही सरकार ने लगाई है। और ये सब कुछ क्या होता है क्या नहीं होता है, प्लीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लीजिए, उसमें उसके फॉर्मूले क्या है क्या नहीं सब कुछ समझ जाओगे आप, बहुत ही अच्छे से समझोगे, ठीक। अब हमने इतना पूरा तो समझ लिया, प्रोस कॉन्स ये वो, इंडिया की क्या पोजीशन है सब समझ ली। अब हम यहाँ समझते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, देख लीजिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर है उनको समझते हैं। देखो ट्रांजैक्शन के रिलेशन में अगर हम देखें करंट अकाउंट के अंदर तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ इनमें से जो है यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे हैं, और कुछ जो एक्सेप्शन के तौर पे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है उनके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहला, आउटवर्ड रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी अर्न आउट ऑफ गेम शोज, लॉटरी, बेटिंग, रेसिंग वगैरह इज नॉट परमिटेड। अब मान लो आपने हमारे यहाँ हमारे देश के अंदर कोई प्राइज मनी जीता, कोई गेम के शो में पैसा जीत लिया, लॉटरी में आपका पैसा निकला, आपने बेटिंग करी, रेसिंग करी, इसमें जो पैसा आपने जीता है देश के अंदर उसे आप बाहर नहीं भेज सकते, ठीक। दूसरी बात, अगर आउटवर्ड टूरिज्म करना है, फॉर आउटवर्ड टूरिज्म, जैसे इंडिया का बंदा बाहर किसी कंट्री में घूमने जाना चाहता है तो इंडिया का बंदा ये फ्रीली जो है वो यहाँ पे मतलब ले सकता है अप टू 10,000 USD पर वीज़ा होल्डर। मतलब अगर आपके पास वीज़ा है तो आपके वीज़ा पे आपको 10,000 US डॉलर जो है आप ले सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं इंडियन रुपीज़ को 10,000 US डॉलर तक, ठीक है, एक साल में। और शुड मोर बी रिक्वायर्ड, प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ RBI वुड बी रिक्वायर्ड। अब समझ लो, अगर मान लो 10,000 डॉलर से ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। 10,000 डॉलर बहुत होता है,
बंदा बाहर से घूम के आराम से आ सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लेना चाहते हो तो आरबीआई से परमिशन, वरना फिर काला धन गोरा धन होने लग जाता है, दिक्कत हो जाती। उसके बाद तीसरे नंबर पे एजुकेशन अगर आपको अब्रॉड में करनी है तो फॉर एजुकेशन अब्रॉड एंड ओवरसीज मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस, भाई आप अगर बाहर जाके कोई अपना इलाज करा रहे हो या एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हो तो आप सिर्फ 1 लाख मतलब $1 लाख जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आराम से इसको आप कन्वर्ट करा के ले जाओ $1 लाख। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको कराना है तो इसमें आपको प्रायर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और आखिरी में जितनी भी फॉरेन करेंसी पेमेंट्स फॉरेन आर्टिस्ट को करी जाती है इंडिया के अंदर एंड दैट रिक्वायर्ड फॉर कल्चरल टूर्स ओवरसीज, इसमें क्या होता है कि भाई प्रायर जो है ऑथराइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इन ट्रांजेक्शन्स के अलावा जो बाकी ट्रांजेक्शन बचे करेंट अकाउंट में ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कन्वर्टेबिलिटी ना हो, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई दैट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी डन, बट सच ट्रांजेक्शन रिक्वायर प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम ईदर टू आरबीआई और गवर्नमेंट। अब अगर हम ये कहें कि कन्वर्टेबिलिटी किसी देश के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब जैसे रुपीज़ के टर्म में देखें तो रुपीज़ को आप डॉलर में कभी कन्वर्ट ही नहीं करा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको उस समय कन्वर्टेबल कराना है, कन्वर्ट करना है रुपी को डॉलर में तो आप बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन आपको पहले परमिशन आरबीआई या सरकार की मतलब गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ कहानी है इसकी। अब देखिए जो हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ेंगे वो है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कन्वर्टेबिलिटी हमारे देश के अंदर करंट अकाउंट में है लेकिन कैपिटल अकाउंट में नहीं है आज की डेट में। और ये कई बार ऐसा कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी कमेटीज आए, एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो कर दी जाए इंडिया के अंदर। बट सबसे ज़्यादा जो नोटेबल कमेटी रही उसका नाम था तारापोर, तारापोर कह लो, तारापोर कमेटी की रिकमेंडेशन। कमेटी ने कहा कि भाई आप फुलर, जो मैं आप बताया एक फुलर कन्वर्टेबिलिटी का, जिसमें ये था कि आप रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा आसान बना दो कैपिटल अकाउंट के ऊपर, बट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन हटाने की ज़रूरत नहीं है कैपिटल अकाउंट से, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि जब बात आती है फुल कन्वर्टेबिलिटी की इशू पे तो भाई कमेटी इस बारे में कोई काउंटर आंसर नहीं दे पाती, चुप रहती है। अब आगे समझाती हूँ आपको। रिकमेंडेशन जो भी इन्होंने कही उसके हिसाब से सरकार ने भाई आगे बढ़ा, है ना, और कहा कि हम रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर थोड़ा कर देंगे। किसके अंदर करेंगे? एट प्रेजेंट जितने भी इनफ्लो हैं फॉरेन करेंसी के, मतलब फॉरेन करेंसी में जितना भी यहाँ पे पैसा आता है, चाहे जो है किसी भी नेचर से आए या कंप्लीटली ये कन्वर्टेबल पैसा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सरकार के द्वारा भी और कोई भी आरबीआई के द्वारा भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी तरह का अगर इनफ्लो होता है और या इनका रिवर्सल मतलब आउटफ्लो होता है तो कन्वर्टेबिलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि किस तरह का आउटफ्लो जो है कैपिटल अकाउंट में वो रिस्ट्रिक्टेड है। हमने अनरिस्ट्रिक्टेड तो देख लिया, आराम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसा आउटफ्लो ऐसा होगा कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, इस पर रोक लगेगी। देखिए ऐसे आउटफ्लोज जो कि हो कन्वर्जन ऑफ रुपीस जो कि फॉरेन करेंसी में हो रहा है बाय इंडियन रेसिडेंट। सपोज आपने रुपीस को डॉलर में यहाँ पे कन्वर्ट कराया और उसके बाद बाहर भेजने के चक्कर में है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप इंडियन कंपनी है, चाहे आप इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है फॉर ओवरसीज ट्रांजेक्शन, कोई भी, अगर आपका ये उद्देश्य है कि भैया आप रुपीस को कन्वर्ट करा के और तब बाहर भेज दो किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करा के, तो इस पे रिस्ट्रिक्शन है, समझे। यहाँ पे इवन रिसेंटली सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा जो है कम करा है ऐसे ट्रांजेक्शन को लेके कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे कि इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं वो फ्रीली मतलब आराम से यहाँ पे $2 लाख तक जो है रेमिट कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर भेज सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उन पे ऊपर नहीं लगाई जाएगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लेकिन एक काम करेंगे, ऐसे नहीं कि बाहर भेज दिया और जाओ तुम लोग अय्याशी करो, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वो $2 लाख तक बाहर इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्ट दैट इट शुड नॉट बी रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी। अब यहाँ पे समझो, मैंने पहले बता दिया कि ये जो तुमने पैसा कमाया है, यहाँ जो भारतीय नागरिक ने, यहाँ पे नागरिक क्या कह लो, जो भारतीय में रेसिडेंस है, इंडियन रेसिडेंस है, इसने जहाँ पे जो पैसा भेज रहे हैं ये बाहर, वो प्राइज मनी से ना कमाया हो,
समझे? जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि प्राइज मनी नहीं कर सकते हो। हाउएवर इन द व्यू ऑफ रीसेंट रूपी टर्बुलेंस इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 75,000। अभी थोड़ा सा रूपी गड़बड़ा गया था ना हमारा, तो इसके चलते यहाँ पे ये जो 2 लाख से घटा के नीचे $75,000 कर दिया गया है। इतना पैसा आप भेज सकते हो, बस यहाँ पे प्राइज मनी नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात करें तो इंडियन रेसिडेंट्स जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं इंडिया के अंदर। फॉरेन करेंसी जो भी वो कमाते हैं सर्विसेज के लिए, जो वो ओवरसीज दे रहे हैं, मतलब बाहर जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ उनको मिल रही है फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जो फॉरेन करेंसी उनको मिल रही है उस फॉरेन करेंसी के लिए वो इंडियन रेसिडेंट्स अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट जो है इन्हें कहा जाता है फॉरेन करेंसी इंडियन रेसिडेंस अकाउंट। क्लियर? फिर बात आती है इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की। तो इंडियन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं ये $5 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है इंडियन कंपनीज को भी कि आप बाहर से पैसा बोरो कर सकती हो। हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये सब बातें हैं। ठीक, तो अब इतनी जो बातें मैंने आपको बताई इससे आप क्या कहोगे? आप तो कहोगे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी ना होते हुए भी वर्चुअली किस तरीके से सब कुछ कन्वर्टेबल हो रहा है, और ये फॉर्मल डिक्लेरेशन के बिना सब कुछ, इतना सभी कुछ तो कन्वर्टेबल हुआ जा रहा है, इतना इतना पैसा तो आज़ादी दे रही है। इसका मतलब सरकार आज की डेट में अगर हम कहें तो इसके पास चॉइस है कि वो पीछे जा सकती है, और यहाँ पे या तो चाहे तो रिस्ट्रिक्शन फिर से लगा दे। समझे? इस सारे ट्रांजेक्शन में किसी भी वक्त तो उसने फॉर्मली तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, कार का एक्सीलेटर दबाना चाहिए और खुद को फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए आज की डेट में यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है सरकार के ऊपर कि आप कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी करो ही करो, है ना, कि आप कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी करोगे तभी जो है फॉरेन इनफ्लो आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का जो पूरे जो है ग्लोबली अगर एक हम अपना स्टैट्यूट देखें तो ये अफेक्ट नहीं होगा। अगर हम फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं भी करते हैं तब भी हमारा कोई इमेज बाहर नहीं खराब होगी, या हमारा जो भी स्टेटस है नहीं खराब होगा। दूसरे नंबर पे चाइना देखिए, चाइना हैज़ ब्रोकन द मिथ ऑफ इन्फ्लोज लिंक टू कन्वर्टेबिलिटी। अब चाइना ने इस मिथ को तो जो है तोड़ दिया है कि जो इन्फ्लो होता है देश के अंदर, जो पैसा आता है, ये कन्वर्टेबिलिटी से लिंक है। क्यों? क्यों? अभी समझाते हैं। एंड दैट ओपननेस नॉट पॉसिबल विदाउट कन्वर्टेबिलिटी। हम पहले क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे ना कि कन्वर्टेबिलिटी ज़्यादा जो है वो ओपननेस से लिंक्ड है, ओपननेस के बिना कन्वर्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। या कन्वर्टेबिलिटी जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो एक साथ चलते हैं। समझे? तो ये चाइना ने इस बात को एकदम मिथ को एकदम खत्म कर दिया। आप देखते हैं ना चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसने कभी ऐसा करा नहीं करा, ये अपने हिसाब से चलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चाइनीज इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आप जानते हैं, और यहाँ पे एक्सपैंडिंग इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। अब तो देख रहे हैं यूएस को टक्कर बोल रहा है, अंडर बोले दे रहा है उनको, और एक्सपोर्ट वगैरह करता है, और हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है इनके पास, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, हमेशा सरप्लस रहता है। कितनी कंट्री से ना जाने कितने अपने जो दुश्मन कंट्री से भी कितना महंगा महंगा ट्रेड करते हैं। मतलब चाइना का हम देख के बताएं तो इनका जो इन्फ्लो है इनकी इकोनॉमी के अंदर वो करीब $500 बिलियन का रहा है पिछले 20 सालों में। और अगर हांगकांग को भी आप इसी में जोड़ दो तो ये $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। मतलब समझ लो बिना कन्वर्टेबिलिटी के इतना कुछ। और चाइनीज के एक्सपीरियंस से अगर आप देखो तो इसने जितना भी था ना कन्वर्टेबिलिटी की, ओपन इकोनॉमी की, इन सारी इंपॉर्टेंस को, सारी रेलिवेंस को खत्म कर दिया, दिखा दिया कि देखो भाई ये सब बातें हैं, देखो हमने क्या कर लिया। लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने तो 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है तब कुछ आईएएस निकलेगा, 6 घंटे वाला आईएएस बन के दिखा देता है, कहता है ये देखो मिथ तुम्हारा तोड़ दिया। इवन इंडिया, अब आप जानते हो इंडिया के अंदर भी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है नहीं, पर्टिकुलरली 2007 के बाद से यहाँ हम देखें तो यहाँ पे हमारा इन्फ्लो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ा है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बढ़ा है। जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से उसको जानेंगे, अभी फिलहाल रहने देते हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ और जो बैलेंस्ड इकोनॉमी है जो अभी अनबैलेंस्ड है वो भी अगर हम कहें मोर बैलेंस्ड होंगी। और एशियन इकोनॉमीज को फेवरिंग करना, कन्वर्टेबिलिटी जो है ना ये धीमे 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 एक मैच्योरिटी के तौर पे देखी जाएगी वक्त के साथ साथ। और जो रेजिलियंस है इकोनॉमीज़ की, जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैक्रो फंडामेंटल्स हैं, इससे क्या होगा कि हम ऐसी इकोनॉमीज़ दूसरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ बढ़िया तालमेल बना के चल सकेंगे। और कन्वर्टेबिलिटी की कमी भी यहाँ पे अगर होती है, मान लीजिए कन्वर्टेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, कमी है कन्वर्टेबिलिटी की, इसकी वजह से भी बहुत लीकेजेस जो है बनते हैं।
वही वाली बात है कि कुछ ही चीज़ पे बैन लगा दोगे तो काम छुप-छुप के होगा। इसी तरह से कन्वर्टिबिलिटी अगर यहाँ पे कम है, तो भी लीकेजेस बनते हैं। कन्वर्जन होता है गुड मनी का बैड मनी में, और कुछ रोड़े अटक जाते हैं बीच में कि आप क्रॉस बॉर्डर फ्लो कैसे करोगे। तो ओपननेस, जैसे-जैसे इकोनॉमी ओपन होती है, तो इससे यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी कन्वर्जन की बढ़ने लगती है, अगर कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। और इंडिया चाइना से अलग है। इंडिया चाइना से विपरीत है। फ़ॉर्चुनेटली इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है कि हमने एक एक शुरुआत कर दी है अपने सफ़र की, अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी है। बट अगर हम देखिए, हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कन्वर्टिबिलिटी की हमने शुरुआत कर दी, लेकिन ये नहीं कि हमें फुली कन्वर्टिबल ही होना है, तभी हम कुछ पा पाएँगे। समझे? ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि एक बार तुमने इस सफ़र की शुरुआत कर दी तो लौट नहीं सकते, लेकिन हम अभी भी लौट सकते हैं। समझे? हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों पे। और फुल कन्वर्टिबिलिटी इंडियन रूपी की, ये हो सकता है देर हो, बट ये इनएविटेबल है। और सिर्फ जो है, एंड द ओनली इशू इज़ बाय व्हेन। ठीक है, होना तो है ही है, लेकिन कब तक होगी ये नहीं पता। तो ये कहानी हमने यहाँ पे रूपी कन्वर्टिबिलिटी की देख ली। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और कहानी को आगे बताएंगे और ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और क्या पता है जॉइन बटन को प्रेस करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और क्या करना है, फेसबुक पे वीडियो देखने के लिए लाइक करें प्लीज़, सिर्फ आई उसको, बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।